बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 3.1 और 2 के सॉल्यूशंस को मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और वो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं 3.1 और 3.2 के। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन है। सेट्स के बारे में तो हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया 3.1 और 3.2 के अंदर। बेसिकली अब छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ते चले आ रहे होते हैं सेट्स के बारे में 6, 7, 8 के अंदर, लेकिन जो फंक्शन है वो आपके लिए एक नई चीज है। यहां पर हमारे पास जो इस वीडियो लेक्चर का मेन टॉपिक भी है हमारा, ठीक है, 3.3 से रिलेटेड। इस इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को समझने की कोशिश करनी, फंक्शन होता क्या है, यानी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बेसिक इनिशियल उसकी बाउंडनेस क्या है, कंसेप्ट क्या है उसका, वो समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन फंक्शन से पहले हमें रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। रिलेशन समझ आएगा तो फिर हम फंक्शन को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि रिलेशन रिलेट करता है फंक्शन के साथ। रिलेशन समझ आएगा तो फिर आपको आसानी के साथ फंक्शन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या होता है? इन एवरीडे यूज रिलेशन मींस एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन ऑब्जेक्ट। आमतौर पर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम मालूम है कि रिलेशन का मतलब है ताल्लुक। वो दो चीजों के दरमियान भी हो सकता है, दो से ज्यादा चीजों के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन हमने दो तक की हद तक ही रहना है। दो चीजों के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो रिलेशन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, आम जुबान के अंदर, आम फहम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फादर एंड द सन, ये भी तो एक रिलेशन है ना, बाप और बेटे का रिलेशन। टीचर एंड पपिल, उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन, ये भी तो एक रिलेशन है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर काफी सारे रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे मैथमेटिकली रिलेशंस भी लिखे हैं। ये ग्रेटर देन का सिंबल है और इससे मुराद वो कहता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, ये भी तो एक रिलेशन है मैथमेटिकली। ये वाला ग्रेटर देन का जो सिंबल है दो चीजों के दरमियान, यहां पे मैंने स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, ये 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा। ये भी तो रिलेशन ही है ना हमारे पास, स्क्वायर। यानी दो चीजों के दरमियान, दो पर्संस के दरमियान वो रिलेशन कहलाता है हमारे पास। अब इसी कंसेप्ट को हमने यूज करना मैथमेटिक्स के अंदर भी। ठीक है, यहां पर पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है, वो तो एक्सप्लेनेशन है ऊपर, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन रिलेशन की हमारे पास ये है। अगर एग्जाम में रिलेशन आए, डिफाइन रिलेशन, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, पंजाब बोर्ड के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस भी वो पूछता है, तो डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। अ रिलेशन इज अ सेट, यानी मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन इज अ सेट। सेट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना अभी तक काफी डिटेल के साथ 3.1 और 2 के अंदर। यानी हमारे पास जो रिलेशन है बेसिकली एक सेट है मैथमेटिक्स के अंदर, हुज एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर, यानी इस शेप के अंदर होंगे, जिसको हम उर्फे आम में आगे जाके पढ़ेंगे भी एक्स वाई के तौर पर जानते हैं जी। ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं, यानी जोड़े की शक्ल के अंदर, ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी इनके दरमियान जो रिलेट कर रहा हो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर। क्लियर हो गया? यानी वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या मौजूद होंगे? ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे इस शक्ल के अंदर, ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट, इस शेप के अंदर हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, सेट। अब यहां पर मैंने लिखा बाइनरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अब स्टार्ट होने लगा। बाइनरी से हम बाइनरी रिलेशन को तो यूज करना ही है, लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो कि हमारा 3.3 का पहला सवाल भी इसी से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? क्योंकि हम सेट्स का पढ़े हैं चैप्टर, तो सेट्स को मल्टीप्लिकेशन भी तो सीखनी है अब हमने। बेसिकली हमने तो अभी तक तो सीखा अर्ली क्लासेस के अंदर 2 × 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सीख चुके हैं। अब हमने सेट्स को मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है कि सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ना दो सेट की, इज आल्सो अ सेट, एक और सेट बनेगा। वो सेट किस शक्ल का होगा?
ऑल ऑर्डर्ड पेयर, वो तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स। जब सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 1 फिर आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज के बारे में। यानी हमारे पास इस शेप में होगा या इस शेप में, एक ही चीज है एक्स वाई, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर लिखे जा सके, ठीक है। सच दैट जो एक्स होगा ये पहला एलिमेंट वो ए को बिलोंग करेगा, वाई दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो उसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह की जाती है ए क्रॉस बी। अगर दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। और जो सेट होगा वो इस शेप के अंदर मिलेगा आपको, उसके एलिमेंट्स इस तरह नजर आएंगे। जब हमने चैप्टर के स्टार्ट में किया था सेट बिल्टर नोटेशन कैसे लिखते थे, एक्स सच दैट एक्स लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन ये एक एलिमेंट के लिए यहां पर देख सकते हो उसका एलिमेंट एक्स को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है। और एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बी को। तो हमारे पास है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब सवाल करेंगे फिर आपके लिए क्लियरली आपको नजर आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है और कैसे मालूम की जाती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अब आते हैं इसकी तरफ, बाइनरी रिलेशन। रिलेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया यहां पर, ये डेफिनेशन, दो चीजों के दरमियान जो ताल्लुक होता है हमारे पास। बाइनरी से मुराद टू, ठीक है, बाइनरी से मुराद क्या है, टू रिलेशन, यानी दो चीजों के दरमियान रिलेशन। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी है वाली, अगर आप ए क्रॉस बी निकाल लें, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट लें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दैट इज नॉन एज बाइनरी रिलेशन। सिंपल एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। जब सवाल करेंगे ना फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी रिलेशंस होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन इन ए, या रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन ए, कोई भी वर्ड कह सकता है। लेट ए नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहां पर जो प्रोडक्ट की जा रही दो सेट्स की वो इट सेल्फ है, यानी ए का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ए का प्रोडक्ट ए के साथ ही, अगर किसी सेट का प्रोडक्ट उसी के साथ किया जाए दैट इज नॉन एज रिलेशन इन ए। बाइनरी रिलेशंस में तो दो सेट्स होते हैं ए एंड बी, जिसे हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी। लेकिन रिलेशन इन ए से मुराद क्या होता है, सेट ए को का उसको आपस में ही मल्टीप्लाई करना है सेट्स को, दैट इज कॉल्ड रिलेशन इन ए। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने पहले रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम अपना मेन टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज फंक्शन, उसकी डेफिनेशन और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 3.3 का। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, फॉर अ सेट ए, यानी हमें एक सेट दिया हुआ है ए, उसके एलिमेंट्स क्या 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स गिवन है। फाइंड द रिलेशन इन ए, पहला काम तो ये करना है रिलेशन इन ए से मुराद क्या है। रिलेशन इन ए से मुराद है आपने ए क्रॉस ए मालूम करना है, यानी ए सेट को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है आपने। रिलेशन इन ए से ये मुराद है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, यानी हर रिलेशन, ये जो 4 रिलेशन गिवन है ना, 1 रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पार्ट्स गिवन है। उसके बाद आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है ईच रिलेशंस की, ठीक है। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी ए क्रॉस ए, उसके बाद आपने ये रिलेशन फाइंड आउट करने हैं 4 जो हमें गिवन है, और लास्ट में मैंने ये लिखा है जो आपकी बुक में मिसप्रिंट भी हो सकता है, क्योंकि ये सवाल पुरानी बुक्स के अंदर जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की है उसके अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, और आपका सॉल्यूशन में ग्राफ भी बनाया हुआ है। जो आप बुक देखेंगे ना, न्यू बुक है, उसके सॉल्यूशंस के अंदर ग्राफ भी डिफाइन किया हुआ है। ये आपकी बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, इन फ्यूचर बुक को मॉडिफाई भी तो किया जा सकता है, जो चीज रह जाती है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है, जो मिसप्रिंट होंगे उसे नेक्स्ट एडिशन के अंदर करेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहां पर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, यानी 2-3 काम करने हैं। एक तो मैंने काम करना है रिलेशन इन ए, सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 सारी चीजों को एलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले रिलेशन इन ए से मुराद क्या है। रिलेशन इन ए से मुराद है कि आपने ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए, यानी ए को मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए के 1 2 3 4 है,
और इसके भी एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अब सेट्स की मल्टीप्लिकेशन आपके लिए एक नई चीज है। वैसे नंबरों को तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन सेट्स की आपके पास मल्टीप्लिकेशन एक नई चीज है। सेट्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो उसके जो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर, यानी एक्स और वाई, पहला एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कैसे लिखने होते हैं हमने जरा देखें। अब ए क्रॉस ए, यानी पहला 1 एलिमेंट इसका, इन सब के साथ पेयर बनाओ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, यानी पहले एलिमेंट को सबके साथ पेयर बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं इधर देखें जरा। 1 1 1 1 हो गया, उसके बाद 1 का किसके साथ 2 के साथ, उसके बाद किसके साथ आ जाएगा 1 का 3 के साथ, और उसके बाद 1 का किसके साथ आ जाएगा 4 के साथ। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 1 की बारी खत्म हो चुकी, अब किसकी बारी है जी 2 की बारी। अब इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाने, जोड़े बनाने हमने, यानी आ जाएगा 2 1 2 2, यानी 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 3, और लास्ट में 2 का किसके साथ आ जाएगा 4 के साथ, 2 का 4 के साथ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 की बारी भी होगी, अब किसकी बारी है जी 3 की। अब 3 का हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाने, जोड़े बनाने हैं, तो ये आ जाएगा 3 1 3 2 और 3 3, और नीचे कर लेते हैं जी 3 4, यानी 3 का भी हर एलिमेंट के साथ जोड़ा बना दिया, पेयर बना दिया। अब लास्ट में किसकी बारी 4 के, 4 को हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाने हैं, 4 1 4 2 4 3, और लास्ट में आ जाएगा 4 4। मल्टीप्लाई नहीं करवाना होता, पेयर बनाने होते, जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, यानी हर एलिमेंट के साथ इसका इस एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया, तो ये हमारे पास टोटल 16 बनते हैं। इसके भी 4 हैं, 4 एलिमेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 16 एलिमेंट्स बनेंगे ए क्रॉस ए। तो अभी हमने रिलेशन इन ए फाइंड आउट किया है। ठीक है, रिलेशन इन ए निकाल लिया। अब मुझे इन रिलेशंस को मालूम करना है। पहले ये जो 4 पार्ट्स लिखे हैं, उसके बाद हमने उसकी डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है, और साथ साथ क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हो अभी तक। ठीक है, मिसप्रिंट भी हो सकता है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है ग्राफ का, तो मैं ग्राफ भी आपको साथ ड्रॉ कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन कैसे मालूम करेंगे। R1 फर्स्ट पार्ट, इसे मैं R1 कह देता हूं, रिलेशन 1। वो कैसा होगा जी, x सच दैट x इक्वल टू y, यानी पहला रिलेशन हमने ये बनाने की कोशिश करनी है। R1 रिलेशन क्या होता है, यहां पर लिखा है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली, इसका सबसेट जो होगा वो हमारे पास रिलेशन कहलाएगा। चलो जी, कैसे एलिमेंट्स देखने हैं हमने, रिलेशन R1 कैसे आएगा हमारे पास, जरा देखें। यानी वो कहता है एक ऐसा रिलेशन बनाना है आपने जिसके एलिमेंट्स क्या हो, y इक्वल x, यानी अगर इस शक्ल में एलिमेंट्स है, पहला x है, दूसरा y है, तो आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें y और x क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैंने ये a क्रॉस a निकाला है, इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 1, ये भी क्या है, सेम एलिमेंट्स है ना। उसके बाद 2 2, ये भी क्या है, सेम एलिमेंट्स, यानी y इक्वल x, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 4 4, यानी ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये है रिलेशन 1 R1 फर्स्ट पार्ट, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका आंसर क्या होगा, सेम होगा हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये तो आ गया हमारे पास पहला रिलेशन। ठीक है ना, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। आगे उसने पूछा है हमें डोमेन एंड रेंज। जब आप ये निकाल लेंगे, आपने इसकी डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है, दोनों की। जब डोमेन और रेंज निकाल लें तो कैसे लिखेंगे डोमेन और रेंज को, जरा गौर करना है। जब आप ये रिलेशन निकाल लेंगे, इसी से हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। जो पहला एलिमेंट होता है ना, ये वाला x जिसे कहते हैं, ये डोमेन होता है, y रेंज होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है।
अब मुझे क्या लिखना, पहला एलिमेंट क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सॉरी 3 भी है पहला एलिमेंट, और 4 भी है। जो जो लिखा हुआ जिन्हें मैंने मार्क किया ये डोमेन आ जाएगी, 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन आ गई इस रिलेशन की। अब मुझे रेंज भी निकालनी है। रेंज देखिए सेकंड एलिमेंट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो रेंज में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया यहां पर रेंज, डोमेन एंड रेंज। अब ग्राफ भी तो ड्रॉ करना है। ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, आपने एक एक्स वाई प्लेन बना लेना है, ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया। डोमेन के एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस पर लिखना है और रेंज के एलिमेंट को वाई एक्सिस पर। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो इधर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। एक्स ये एलिमेंट्स हैं, वाई ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए मुझे इसको डिफाइन करना है, वो कैसे लिखना है, इसकी मदद से ग्राफ बनाना है। कहता 1 का 1 के साथ, यानी ये 1 है और ये 1 है, ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी ये 1 और ये 1, ये चीज आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 का 2 के साथ, यानी ये 2 और ये 2, और जब बात करेंगे तो ये मार्क इस तरह करेंगे, ये 2 और ये 2। उसके बाद 3 3 की बात करेंगे, ये 3 और ये 3, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, इस तरह 3 और इस तरह 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3। उसके बाद लास्ट में रहेगा 4 4, ये 4 और ये 4, तो ये पॉइंट बनेगा मेरे पास। ठीक है, इस तरह देखना है, इस तरह और इस तरह स्केलिंग के साथ फुट्टे के साथ चेकआउट कर लीजिए दोनों नुक्तों पर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो ये तो आ गया मेरे पास R1 रिलेशन। अब दूसरा लिखते हैं जी R2। ये दिया हुआ मुझे R2, ये वाला पार्ट R2 क्या दिया हुआ मुझे, x सच दैट x, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं आपने जिनको प्लस करने से आंसर क्या आ जाए, जिनको प्लस करने से आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। यानी ये जो A क्रॉस A निकाला है ना मैंने, इसमें से ऐसे एलिमेंट्स तलाश करें दोनों को ऐड करने से आंसर 5 बनना चाहिए। जैसे मेरे पास इसको ऐड करें 5 आंसर, और ये आ जाएगा, इसको ऐड करें तो 5 आंसर, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको ऐड करें तो 5 आंसर, और उसके बाद ये है मेरे पास 3 2। यानी जो मैंने अंडरलाइन किए ना 1 4 2 3 3 2 और 4 1, ये सारे के सारे इनको ऐड करने से, जमा करने से आंसर क्या आता है, 5। यानी ऐसे एलिमेंट जिनको जमा करने से 5 जवाब बने, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका फिर रिलेशन। कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए जी हमारे पास, लिख दिए जी 1 4, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 2 3, इसका आंसर भी 5 आता है। उसके बाद 3 2, इसका आंसर भी 5 आता है, और लास्ट में आ जाएगा 4 1, यानी इसका आंसर भी 5 आता है प्लस करने से। क्लियर हो गया, ये है सेकंड रिलेशन जो हमने मालूम कर लिया, ये वाला पार्ट। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज भी तो लिखनी है। डोमेन क्या होगी जी इसकी, डोमेन, और साथ में क्या आ जाएगी, रेंज। जैसे फर्स्ट पार्ट में किया इसमें भी ऐसे करेंगे, यानी जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे पहला एलिमेंट क्या है, इसके अंदर पहला एलिमेंट, इनके अंदर पहला एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, सारे के सारे लिख दो 1 2 3 एंड 4। तो डोमेन आ जाएगी मेरे पास 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 4 3 2 1, लेकिन आगे पीछे है, लेकिन आपने तरतीब देनी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी और 1 भी, यानी सारी हैं, 1 भी है, 2 भी है और 3 एंड 4 सारे के सारे मौजूद हैं। अब पीछे क्या रह गया, ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, बड़ा सिंपल सा है, इसका भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही पहला काम, ये x और ये y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं जी, डोमेन 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 और 1 4। रेंज के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, रेंज के इधर लेबल करने हैं 1 2 3 एंड 4। अब मुझे मार्क करना है पॉइंट। पहला पॉइंट क्या मेरे पास, x का 1 है और y का 4 है, ये 1 ये 2 ये 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यानी 1 4, ये 1 और ये 4, 1 और 4 ये बनता है। उसके बाद क्या है 2 3, यानी ये 2 3 की जब बात करेंगे, ये 2 और ये
3 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद किसकी बारी है, 3 ये और 2 ये वाला, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 1 ये चीज़, ये 4 और ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थोड़ी स्पेस स्केलिंग के हिसाब से उल्टी सीधी हो गई है, लेकिन आपने मार्क इसी तरह करने हैं, इसी के मुताबिक मार्क्स करने हैं। ये एक्स का एलिमेंट होता है और ये वाई एक्सिस का एलिमेंट होता है। तो आपने मेजरमेंट के हिसाब से देखना, 1 ये 1 और इसका 4 ये लेबल कर लें, तो इस तरह ग्राफ भी ड्रॉ हो जाता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला, इसे R3 कह देते हैं। R3 कितना है जी, x y सच दैट x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, दैट इज 5 के बराबर, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि सॉरी यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनको प्लस करने से 5 से छोटे आंसर बनने चाहिए, यानी 5 से क्या बनने चाहिए, छोटे आंसर तलाश करते हैं। इसके अंदर से क्या क्या बनते हैं जी, यानी इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना होता है, 2, ये भी 5 से छोटा है। जब R3 की बात करनी है हमने, यानी 1 1, ये भी इनको जमा करने से 5 से लेस देन आंसर आता है। इसको भी ऐड करो 1 2, इसको ऐड करो 1 3। ठीक है, ये नहीं करना, ये 5 बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं लेना हमने, सॉरी इक्वल वाला नहीं लेना, ये नहीं आएगा, 2 1 आएगा। फिर इनको ऐड करो, लेस देन 5 होगा, इसको भी ऐड करो, ये भी क्या होगा, लेस देन 5 होगा। अब इधर नहीं आना, 2 + 3 5 हो जाए तो 5 नहीं लेना, 5 से छोटे छोटे सारे, ये 2 + 4 ये भी 6, 3 1 ये भी आ जाएगा, ये चीज आएगी। 3 2 ये नहीं लेना, 3 3 ये भी नहीं लेना, क्योंकि 3 + 3 कितना होता है 6, 3 + 4 7, 4 + 1 5, 4 + 2 6, ये नहीं चाहिए मुझे, लेस देन 5 वाले चाहिए थे, वो सारे के सारे मिल गए। ठीक है, जब आप ये रिलेशन निकाल लें जिनको प्लस करने से उन एलिमेंट्स को लेस देन 5 हो, तो वो एलिमेंट्स वो बनते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट तलाश करते हैं जी, इसका पहला एलिमेंट 1 1 1 2 2 3, यानी 1 1 2 2 3, एक से ज्यादा दफा भी आ रहा है, लेकिन लिखना एक दफा ही है आपने। जैसे डोमेन में मेरे पास 1 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 और 3 दफा आ रहा है, लेकिन लिखना एक दफा ही है। उसके बाद 2 2 दफा आ रहा है, लिखना एक दफा ही है। और लास्ट में 3, पहला एलिमेंट 3, तो ये डोमेन आ जाएगी इस रिलेशन की। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 3 सॉरी 1 2 1 है हमारे पास, यानी एक है, जितनी दफा रिपीट भी कर रहे हैं लिखना एक दफा ही है। तो इसमें भी ये भी 1 है, सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट 2 है, इधर कितने हैं 3, इधर कितने 1 वो लिख लिया है, 2 वो भी लिख लिया, 1 वो भी लिख लिया। तो ये आ जाएगी डोमेन और रेंज इस एलिमेंट्स की। तो अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं, बड़ा आसान सा जी। उसी तरह एक्स और वाई प्लेन लेना आपने, ठीक है, एक्स और वाई प्लेन ले लिया, लेकिन इधर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 2 3, तो आपने 1 2 और 3 ही लेना है, 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स, इसके कितने हैं जी 1 2 3, वो इधर होंगे जी 1 2 और 3। अब इनको लेबल भी करना है जो दिया हुआ उसी के मुताबिक। जरा देखें, पहला एलिमेंट क्या 1 1, यानी ये 1 है ना, ये 1 और ये 1, ये वाला एलिमेंट बन गया 1 1। उसका 1 2, ये वाला 1 और ये वाला 2, दूसरा वाला 2, तो ये बनेगा मेरे पास यहां पर, सॉरी ये 1 और ये 2, यानी 1 ये वाला और 2 ये वाला, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 1 3, 1 को 3 पे लेबल करना y के, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 2 को 1 पे, 2 को इस 1 पर, उसके बाद 2 को 2 पर, 2 को इस 2 पर, तो वो ये चीज आ जाएगी। और उसके बाद 3 को 1 पर, ये 3 है उसे 1 पे रखना है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 3 और ये 1, तो ये ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा, डॉटेड के अंदर मार्क कर देना आपने। ठीक है, अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट रिलेशन। वो क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट, दैट इज R4 क्या देते हैं उसे,
एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी उनको प्लस करने से 5 से बड़ा नंबर बनना चाहिए। तो 5 से बड़े नंबर तलाश कर लेते हैं। ये तो बनते नहीं है, इनको ऐड करें, इसको भी ऐड करें, इसको भी, इसको भी, ये नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये बनता फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या आ जाएगा R4, इनको प्लस करने से ग्रेटर देन 5, यानी 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है 6, यानी 5 से ये बड़ा ही होगा। उसके बाद ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये आ जाएगा 3 3, इनको प्लस करेंगे वो 5 से बड़ा ही होगा, ये भी 5 से बड़ा होगा हमारे पास 3 4, ये भी नहीं होगा, ये बनेगा 4 2, इनको भी ऐड करेंगे 5 से बड़ा, इसको भी, और लास्ट में दोनों ही बन जाएंगे हमारे पास, यानी 4 3 और लास्ट में 4 4। तो ये मेरे पास आ जाएंगे वो एलिमेंट्स, वो जोड़े जिनको जमा करने से, प्लस करने से आंसर ग्रेटर देन क्या होता है 5 होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या लिखनी इसकी डोमेन, डोमेन पहले एलिमेंट को कहते हैं और रेंज दूसरे एलिमेंट को कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डोमेन और रेंज आ जाएगी इसकी भी। तो क्या आ जाएगी जी, पहला एलिमेंट क्या है 2 है, 3 है, 2 3 3 4 4 4, यानी 2 3 4 4 एंड 4, यानी 4 दफा भी आ गया, 4 तो एक दफा ही लिखना उसे। तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, ये 3 एक दफा लिख लिया, 4, यानी ये आ जाएगी इसकी डोमेन हमारे पास इस रिलेशन की। यानी पहला एलिमेंट देखना है, चाहे एक से ज्यादा दफा भी हो, एक दफा ही लिखना होता है हमने। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट 4 3 4 2 3 4, यानी ये भी वही बनती है, 4 भी है, 4 को लास्ट में लिख लेते हैं, 3 भी है, उसको उससे पहले लिख लेते हैं, 4 मैंने लिख दिया, ये 2 आ गया, उसको पहले लिख लेते हैं ताकि तरतीब भी हो जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगी डोमेन ऑफ दिस, सॉरी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब मुझे इसका ग्राफ भी तो ड्रॉ करना है लास्ट में, जो आपकी बुक में बनाया भी हुआ है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, एक्स वाई जी के, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, इसे 2 कह देते हैं, इसे 3 और इसे 4, 2 3 एंड 4 इसके भी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 2 3 एंड 4। पहला जोड़ा गया 2 को 4 में देखना है, यानी 2 को इस 4 में देखना है, 2 को 4 में देखेंगे तो ये मार्क बनेगा। उसके बाद 3 को 3 में देखना है, 3 3, ये 3 और ये 3, ये मार्क कर दिया। 3 को 4 में, यानी 3 को ये 4 में देखना है, ये चीज आ गई। उसके 4 को, ये वाला 4 को किस में देखना है 2 में, 2 में देखना है तो ये आ जाएगा, ये 4 और ये 2, तो ये बनेगा मार्क। 4 को 3 में, यानी ये 4 और ये 3, ये चीज आ जाएगी। उसमें 4 को किस में देखना है 4 में, ये 4 और ये 4, तो ये मार्क करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके अंदर हमने रिलेशंस को डेफिनेशन सीखी, बाइनरी रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब जो मेन टॉपिक है दैट इज अ फंक्शन, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। अभी हम पढ़कर आ चुके हैं पीछे रिलेशंस के बारे में। फंक्शन बेसिकली इज एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को एक्सटेंड करें तो हम फंक्शन की तरफ जाते हैं। रिलेशंस तो अब हमने पढ़ लिया, अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट डायग्राम्स दिए हैं। क्वेश्चन बड़े आसान है, जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी फंक्शन और उसकी टाइप्स की, तो ये जो डायग्राम है इसके आंसर बताना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक को आपने कैसे याद रखना है। अगर आपको पिक्टोरिकल डायग्राम्स दे दे तो आप एक लाइन के अंदर बड़ी आसानी के साथ उसका आंसर लिख दोगे। ट्रिक बताएंगे आपको शॉर्ट इसके अंदर। अच्छा जी, फंक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स को, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी डेफिनेशन एग्जाम से पूछी भी जाती है। फंक्शन होता क्या है, अभी तो हमने रिलेशंस पढ़ा है। रिलेशंस के बारे में हमने क्या पढ़ा, एनी सबसेट, कोई भी सबसेट हो दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कोई भी सबसेट ले वो हमारे पास रिलेशन कहलाता है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। डेफिनेशन तो यहां से स्टार्ट होती है इसकी, ऊपर सिर्फ डिफाइनिंग की गई है एक लाइन के अंदर, रिलेशन को ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है,
लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, के दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं, जैसे हमने रिलेशंस के अंदर पढ़ा। कहता जी एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम एफ क्या बेसिकली इज अ रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड करेगी ही करेगी, हमारे पास तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फिर वो जो रिलेशन होता है वो फंक्शन बन जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है, जो रिलेशन होगा यहां पर जो एफ है इज अ रिलेशन, किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये चीज होगी। दूसरी जो डोमेन होगी हमारे पास, अभी हमने डोमेन और रेंज को भी पढ़ा जब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, ठीक है। जब हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होते हैं ना एक्स और वाई के, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स, दैट इज डोमेन। तो कहते हैं जो डोमेन होगी वो कंप्लीटली फर्स्ट सेट होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो डोमेन होगी वो ए के इक्विवेलेंट होती है हमारे पास। अगर एक एलिमेंट भी रह गया तो वो डोमेन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पहली दो तो बहुत आसान है जी, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, डोमेन ऑफ एफ ए के बराबर होनी चाहिए, ये दो कंडीशंस आसान है, लेकिन ये समझने वाली कंडीशन है। क्या कहता वो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर, पेयर के बारे में पता है कि जोड़े, कोई से दो जोड़े के पहले एलिमेंट, मैंने नीचे लिखा है ये एक पेयर है, ये सेकंड पेयर है मेरे पास, आपकी बुक में नहीं है, मैंने आसानी के लिए लिख दिया आपके लिए। कहते टू पेयर, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये वाला, नॉट आर इक्वल, आगे पीछे सेंटेंस नॉट आर इक्वल, यानी ये सेम नहीं होने चाहिए। जो जोड़े होते हैं, जो पेयर होते हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो गया तो वो फंक्शन नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर ये सेम अगर आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता हमारे पास। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ग्रीन के अंदर लिखी है, आपने एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन नहीं लिखनी। देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी के दरमियान अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। उसको लिखने का अंदाज ये होता है एफ सच दैट ए इंटू बी, इसको इस तरह रीड आउट करते हैं, ये फंक्शन होगा। फंक्शन की अगर डेफिनेशन समझ आ जाए तो बड़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी है, इसमें से एक पार्ट ऐसा है वो उसने पूछा भी है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन, कि बताएं कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और किस टाइप को। तो इसमें से एक ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं है, बाकी तीन फंक्शन है। क्योंकि मैंने जब डेफिनेशन पढ़ा दी, अब इसकी तरफ फोकस करते हैं, इस पार्ट को जरा फोकस करना है। डेफिनेशन के मुताबिक ये मेरे पास ए सेट है और ये बी सेट है। डेफिनेशन क्या कहता है जी, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, नजर भी आ रहा है, अब 1 2 3 नजर भी आ रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है और ये बी है, उसका रिलेशन इस तरह पिक्टोरिकल डायग्राम्स के अंदर डिफाइन किया गया। और जो डोमेन है, सारे के सारे एलिमेंट्स, ये डोमेन कहलाती है। फर्स्ट एलिमेंट ए, ये सारे के सारे, फॉर एग्जांपल इधर ये होता तो ये डोमेन नहीं बनती फिर हमारे पास एफ की। अगर ये नहीं है तो ये डोमेन है कि सारे के सारे एलिमेंट पेयर बना रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, यानी इस इस सेट के तमाम एलिमेंट्स जोड़े लाजमी बनाए, ये डोमेन से मुराद होता है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, उसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट, देखो तो फर्स्ट एलिमेंट ये नो टू पेयर आर इक्वल, यहां पर तो सेम आ रहे हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़े बना लूं, 1 ए और 1 बी, 1 का जोड़ा पेयर किसके साथ बन रहा है, ए के साथ, 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, बी के साथ, तो ये तो सेम हो गए। अगर ये सेम आ जाए फर्स्ट एलिमेंट्स तो वो फंक्शन नहीं होता, यानी ये थर्ड कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी तो वो फंक्शन बनता है। तो ये जो डायग्राम दी है मुझे, वो कहता है कि बताएंगे फंक्शन है या नहीं, पिक्टोरिकल डायग्राम, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। नॉट अ फंक्शन, यानी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, नॉट फंक्शन। इसको ये लाइन लिख लेनी है आपने। और रट्टा लगाने का बड़ा आसान है ट्रिक, जब आप पिक्टोरिकल डायग्राम बनाए ना, अगर उसमें लेस देन वाला सिंबल शो हो जाए, नजर आ जाए पिक्टोरिकल डायग्राम के अंदर लेस देन वाला सिंबल शो हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, याद रखना आपने, ठीक है। एक लाइन के अंदर आंसर, अगर डेफिनेशन नहीं ना भी याद आपको होती, समझ नहीं आ रही है हो रहा है सर क्या हो रहा है, ये डेफिनेशन अक्सर बच्चों की स्टार्टिंग के अंदर ये चीजें समझ नहीं आती, तो बड़ा आसान सा ट्रिक है, लेस देन नजर आए
नॉट अ फंक्शन, जान छुड़वाएं। अब आते हैं इसकी 4 टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इनटू फंक्शन टाइप की। इनटू फंक्शन कैसा होता है जी, एफ ए इंटू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ, यानी रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। बी यानी ये वाला एलिमेंट्स होता है ना हमारे पास, ये बी के एलिमेंट्स इसके अंदर, इधर लिख लेते हैं, ये बी है और ये ए है मेरे पास। वो कहता है जी रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल ना हो, बी सेट के इक्वल। जैसे यहां पर मेरे पास इक्विवेलेंट दी होगी मेरे पास, यहां पर ये वाला पार्ट, ये मेरे पास इनटू फंक्शन है। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए इंटू बी इज सच दैट रेंज, रेंज में कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये पेयर नहीं बना रहा, क्योंकि ये किसका एलिमेंट है, बी का ही एलिमेंट है। बी में अगर कोई एलिमेंट बच जाए जो जोड़ा ना बनाए, जो पेयर ना बनाए, बी के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन होता है। क्या होता है, इनटू फंक्शन। अगर इस सेट के अंदर एक एलिमेंट बच जाए और ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, याद रखना है, अगर इस सेट के अंदर जो दूसरी वाली डायग्राम है एक एलिमेंट बच जाए या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, ट्रिक याद रखो, वो इनटू फंक्शन होता है। क्या होता है ये वाला, इनटू फंक्शन। साथ साथ में डेफिनेशन भी क्लियर करवा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। ट्रिक, अगर लेस देन का सिंबल है तो नॉट अ फंक्शन, अगर ग्रेटर देन का सिंबल है और एक एलिमेंट बच रहा है इस वाली सेकंड डायग्राम के अंदर, तो वो इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें दोनों ही नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको लेता एग्जांपल बता देता हूं। इफ ए इंटू बी इज रेंज ऑफ एफ इज बी, इसमें क्या था, नॉट इक्वल, और इसमें क्या है, अगर रेंज यानी कि बी के तमाम एलिमेंट जोड़े बनाए, इसमें बी का एक एलिमेंट बच गया था, जोड़ा नहीं बना रहा था, ठीक है। अगर यहां पर ये ना होता वाई, यहां पर वाई ना होता तो ये ऑन टू फंक्शन है। ये आपका सवाल में वाई दिया हुआ है तो ये इनटू फंक्शन है। तो ऑन टू की पहचान क्या होगी, ग्रेटर देन का सिंबल हो और कोई एलिमेंट ना बचे इसके अंदर, ग्रेटर देन का सिंबल हो और कोई एलिमेंट ना बचे इसके अंदर, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन आपका जो सवाल दिया हुआ है यहां पर वाई है, ग्रेटर देन का सिंबल हो, एलिमेंट बच जाए, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास पहचान होती है, बड़ी सिंपल सी। अब आगे आते हैं वन वन एंड इनटू फंक्शन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वन वन और इनटू। वन वन से मुराद है कि हर एलिमेंट एक के साथ, यानी मिसाल के तौर पर ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है। इसको मैं एक और लिख लेता हूं, यानी इसमें एक एलिमेंट बच गया, इस वाले सेट में एक एलिमेंट अगर बच जाए और हर एक पेयर बनाता रहे हमारे पास जोड़ा, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, वन वन। ये तो एग्जांपल मैंने बता दी। डेफिनेशन क्या कहती है उसको भी तो समझना हमने। अब डेफिनेशन को भी तो हमने समझना है। वो क्या है हमारे पास, इफ ए इंटू बी इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ टू पेयर्स, यानी कोई से दो जोड़े, जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 और 2 2 ले लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट ये मेरे पास, ये और ये सेम नहीं होने चाहिए। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन डायग्राम के अंदर बड़ी सिंपल सी आपने बात याद रखनी है कि अगर इस सेट के अंदर हर एलिमेंट एक एक पेयर बना रहा है, एक एक पेयर, लेकिन इसमें अगर एक एलिमेंट बच जाए तो वो हमारे पास 1 1 और इनटू, नजर भी आ रहा है ये 1 1 1, यानी हर एक के साथ एक ही जोड़ा बन रहा है, एक से ज्यादा नहीं बन रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जांपल होगी 1 1 और इनटू फंक्शन की। आपकी एक्सरसाइज में सवाल नहीं है, लेकिन आपने एग्जांपल के तौर पर लाजमी याद रखना है, ये एग्जांपल आ जाएगी। अब आते लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 1 एंड ऑन टू। इसमें और इसमें बड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ इधर क्या लिखना है, इनटू ए इंटू बी, इस तरह रीड आउट करना है, और इधर लिखना ऑन टू। बाकी सेम डेफिनेशन है, रट्टा मारना। अगर आपने अगर एक याद है दूसरी भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखिए जरा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ इस वर्ड का एफ ए ऑन टू हमने पढ़ चुके हैं ना हमारे पास। ऑन टू से मुराद क्या है, जो रेंज ऑफ बी होगी वो इक्वल होगी हमारे पास, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। जैसे यहां पर ये और ये दोनों के दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस है। 1 1 और ऑन टू को बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये और ये बड़ी सिंपल सी, पहले वही चीज, सॉरी पहले इनके दरमियान डिफरेंस देख ले, फिर आगे चलते हैं। इफ ए इंटू बी इज सच दैट
सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर सेम। वही बात है यहां पर और यहां पर, लेकिन यहां पर क्या था 1 1 इनटू, तो इधर इनटू लिखना है, 1 1 एंड ऑन टू, तो इधर क्या लिखना ऑन टू। ऑन टू से मुराद क्या होता है कि रेंज इक्वल होती है बी सेट के, इनटू से मुराद क्या होती है रेंज इक्वल होती है हमारे पास बी, सॉरी सबसेट ऑफ बी के। इनटू में यहां पर एलिमेंट बच जाता है और ऑन टू के अंदर यहां पर एलिमेंट नहीं बचता। सारे के सारे जोड़े बना रहे होते एक एक के साथ, एक से ज्यादा भी जोड़ा नहीं बना रहा होता। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई एलिमेंट इधर बच ही नहीं रहा और हर एलिमेंट पेयर बना रहा है, हर एलिमेंट 1 1 है, ठीक है। और एलिमेंट ऑन टू से मुराद है इसमें कोई एलिमेंट नहीं बच रहा। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो ये बाइजेक्टिव होगा फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन सा होगा बाइजेक्टिव, जिसे 1 1 और ऑन टू भी कहते हैं। ये उसका अनदर नेम है हमारे पास, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो थी हमारे पास फंक्शन और इसकी टाइप्स, ठीक है। आपके इससे ज्यादा नहीं है डिटेल के साथ, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल से हैं, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। लेकिन डेफिनेशन अगर आपके लिए क्लियर है तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर फंक्शन का कंसेप्ट बहुत वास्ट है। जब तक आपको फंक्शन का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आपके लिए आगे जाना जो होगा फंक्शंस को डिफाइन करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप। अब रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, वो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 का स्टेटमेंट क्या हमारे पास, इफ g ऑफ x एंड h ऑफ x दो फंक्शंस हमें गिवन है, ठीक है, और देन फाइंड द वैल्यूज, ये फाइंड आउट करनी है वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन और ये क्वाड्रेटिक है। आपकी बुक में डेफिनेशन भी है, अगर किसी फंक्शन की पावर 1 हो तो वो लीनियर होती है और किसी की अगर पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। जैसे मुझे g ऑफ 0 मालूम करना, फर्स्ट पार्ट, ये जो फंक्शन दिया हुआ है जहां पर x लिखा होगा तो वहां पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। पहली वैल्यू क्या है 0, यानी ये आ जाएगा इसकी जगह, ये तो 0 पुट कर दिया इधर मैंने फर्स्ट पार्ट के, इसमें पुट करेंगे 0, 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0 प्लस 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा जस्ट 2 के इक्वलेंट। बड़े सिंपल से सवाल है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और अपना सोल्यूशन निकाल लेना है। चलो जी, अब x की जगह क्या पुट करना है, अगर यहां पर x है तो इधर -3 है, तो -3 इधर पुट करेंगे हम, तो 3 इंटू -3 प्लस 2, x की जगह पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा -7। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब आते थर्ड पार्ट में अब x की जगह क्या पुट करना है 2/3, इधर 2/3 पुट करेंगे जहां पर x लिखा हुआ है, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 2/3 प्लस 2, ये 3 और 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। आंसर आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x के 3 पार्ट से लीनियर फंक्शन के वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है, h ऑफ x किसके बराबर दिया हुआ है x² प्लस 1 सॉरी ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये फिफ्थ है और ये 6 पार्ट है। ये अब हमारे पास ये वैल्यू है, अब x की जगह क्या पुट करना है 1, यानी ये 1 पुट करेंगे इस x की जगह, तो ये जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट के लिए x की जगह क्या पुट करना -4, यानी -4 इधर पुट करना, अब हमने -4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा 16 पॉजिटिव आंसर और 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 17, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल से सवाल है। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब x की जगह क्या पुट करना है -1/2, -1/2 इधर पुट करेंगे तो -1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1, इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लेंगे, जो fx वाला कैलकुलेटर होता है डायरेक्ट सॉल्व कर ले इसे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5/4, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और अपने सोल्यूशंस निकालने। तो ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, गिवन दैट f ऑफ x, एक फंक्शन गिवन है, वो क्या दिया हुआ हमें
ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के बराबर है, यानी हमें ये फंक्शन गिवन है। इसे लिख लेते हैं स्टेप 1 सॉल्यूशन के लिए। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी प्लस 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो, इफ ये कंडीशंस गिवन की हैं 2, इन कंडीशंस की मदद से मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन को हम यूज करेंगे। सिंस फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, दैट इज 8 के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ 3 है, लेकिन यहां पर क्या एफ ऑफ एक्स, यानी इस 3 को पहले मैंने इधर रिप्लेस करना, इधर पुट करना है। ठीक है, तो 1 इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वैसे ही आ गया, उस x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 प्लस बी आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यानी ये जो 3 है मैंने इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, ये एफ ऑफ 3 बन गया और ये 3a आ जाएगा, b प्लस 1 ये चीज आ गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को यूज किया, अभी मैंने x की जगह क्या पुट किया 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, इसे कह देते इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 अननोन निकालने a एंड b, तो 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, अभी एक निकाली है मैंने। एंड दूसरी कंडीशन मुझे क्या दी है, दूसरी कंडीशन तो ये है मेरे पास, f ऑफ 6 बराबर किसके है, 14 के। ठीक है, अब f ऑफ 6 है, यानी इस 6 को मुझे इसमें पुट करना है, ये 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आएगा, तो इधर 6 पुट करने से क्या बनता है, a की जगह आ जाएगा, इधर 6 पुट करें अब x की जगह, प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। इसमें 3 पुट कर दिया था x की जगह इस इक्वेशन के अंदर, और इसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, तो ये चीज आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 6a, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b, ये होते जाके क्या हो जाएगा माइनस 14 माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 30, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन 2 इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बड़े सिंपल सी है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, कोई एक कोफिशिएंट सेम, यहां पर b सेम है मेरे पास, सॉरी इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। b सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, पहले 3 लिखेंगे फिर हम लिखेंगे माइनस 2, यानी 3 में से 2 को माइनस करना इक्वेशन को, तो पहले ये लिखते हैं 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ये चीज आ जाएगी, और माइनस करना है किसको, इस इक्वेशन को, 3a b किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, दैट इज 7। जब माइनस करना हो तो साइन चेंज हो जाते, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, 6 माइनस 3, तो ये बचेगा 3a। ठीक है, और 13 माइनस 7 दैट इज 6, इसको डिवाइड करेंगे तो a का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है, यानी 13 में से 7 माइनस किया तो 6, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब a की वैल्यू तो आ चुकी है मेरे पास, अब मुझे किसकी निकालनी है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए किसी एक में पुट कर दे, चाहे 2 में पुट कर दे चाहे 3 में पुट कर दे, तो मैं 2 में पुट कर रहा हूं, तो पुट इन 2। सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर पुट करते हैं a की वैल्यू 2, इधर पुट करें तो 3 इंटू 2 प्लस b प्लस 7, इधर से b की वैल्यू निकालते हैं, 6 होगा, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं ताकि स्पेस मेरे पास कम है, तो b का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। वैसे ही हमारे पास फिफ्थ पार्ट, उसमें भी हमें एक इक्वेशन दी है, ये फंक्शन दिया हुआ है और 2 कंडीशंस हैं, उसी तरह a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका भी। तो मेरे पास क्या गिवन है जी, फंक्शन g ऑफ x दिया हुआ है, दैट इज ax प्लस b प्लस 5, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब पहली कंडीशन मेरे पास ये दी हुई है, सिंस
यहां पर पहली कंडीशन ये है, इस कंडीशन को यूज करते हैं, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब -1 जो है इस x की जगह पुट करना है यहां पर, तो मेरे पास आ जाएगा a और x की जगह क्या आ गया -1, बाकी टर्म्स एज इट इज b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा -a और ये b, तो 5 को उधर ले जाए तो -5, इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही है, जस्ट कंडीशंस चेंज और फंक्शन। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है जी मुझे, ये दी है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। अब मुझे x की जगह क्या पुट करना है, इधर 2 पुट करना है, इधर 2 पुट करेंगे तो ये जगह a वैसे ही आ गया और साथ में x की जगह क्या आ जाएगा 2, प्लस b वैसे ही आ गया, प्लस 5 भी वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 2a, ये b, ये इधर आगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो यहां पर बच जाएगा मेरे पास 2a प्लस b 5, ये कह देंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक ये इक्वेशन मिली हमें और एक ये इक्वेशन मिली। अब से साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इसको भी वैसे ही सोल्व करना, किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगेन हमारे पास b का कोफिशिएंट सेम है, तो इसमें भी वैसे ही काम करेंगे जैसे यहां पर किया था, यानी इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ये सर्कल किया हुआ 3 माइनस 3 में से 2 को माइनस करना है। जब माइनस करना है तो पहले 3 लिखना है, थर्ड इक्वेशन ये 2a प्लस b 5, और माइनस किस इक्वेशन को करना है, सेकेंड, तो यह देगा -a प्लस b माइनस 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो माइनस करना है तो साइन चेंज, ये भी माइनस, ये कितना आ जाएगा प्लस के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना बनेगा, ये प्लस, ये साइन माइनस का नहीं रहा, 2a प्लस a 3a, यानी 2a प्लस a कितना हो गया 3a, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहां से 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a का आंसर किसके बराबर आ जाएगा 10/3 आंसर बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब a की वैल्यू आ चुकी है अभी तक हमारे पास, अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b की भी तो निकालनी है, तो b की निकालने के लिए इसमें पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर, सेकंड के अंदर, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, पुट इन सेकंड में पुट करते हैं यहां पर a की वैल्यू, इसमें पुट करते हैं तो यह आ जाएगा -10/3 प्लस b फाइंड करना, ये वैसे ही आ गया 5 माइनस, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस कम है मेरे पास नीचे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर तो b ही रहेगा लेफ्ट साइड पे, इधर b बच जाएगा, ये उधर जाके प्लस होगा 10/3 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम बनता है 3, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, दोनों सेम थे, सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया। अब 6 और 7 है, वो भी इसी तरह सॉल्व करने, बड़े आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, 3.3 का स्टेटमेंट क्या हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन, हमें ये फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 1, उसके बाद कंडीशन गिवन है f of x इज इक्वल टू 32, यानी f of x की वैल्यू दी है 32, और फाइंड क्या करना, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फंक्शन गिवन है हमें, गिवन क्या हमारे पास, गिवन दैट, बल्कि कंडीशन को यूज करते हैं, कंडीशन क्या गिवन है, इसकी मदद से सॉल्व करना है ना, हमने x की वैल्यू निकालनी है। f of x किसके बराबर है जी 32 के बराबर, और इसकी वैल्यू दी है, वैल्यू क्या दी है 5x प्लस 1, तो इधर रिप्लेस करेंगे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और x का आंसर निकाल लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। इसे सॉर्ट आउट करते हैं, प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 5x 32 माइनस 1 5x 31, और 5 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 31/5 ये आंसर बनेगा
ठीक है। लेकिन आपकी जो बुक के अंदर आंसर है x इज इक्वल टू 6 है। 6 कब बनता है? जब 30 को 5 पे डिवाइड करें। इधर 30 होता तो 5 पे डिवाइड करते तो 6 बन जाता। लेकिन अगर आपका 30 आंसर इनकरेक्ट, क्योंकि आपकी बुक में इनकरेक्ट आंसर है या क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इधर 2 हो 1 की जगह, तब वो आंसर आपकी बुक में करेक्ट बनेगा। लेकिन मैंने उसी के मुताबिक सॉल्व किया जो आपकी बुक के अंदर स्टेटमेंट है, तो दैट इज अ राइट आंसर। उसका आंसर 6 नहीं है जो आपकी बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व किया वैसे ही सोल्व करना है। मुझे एक फंक्शन गिवन है ये वाला, और साथ में 2 कंडीशंस गिवन है। पहले मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा, मुझे सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन को यूज करते हैं। तो सिंस f ऑफ 1 किसके बराबर है? कंडीशन को यूज कर रहा हूं मैं। अब f ऑफ 1 यानी 1 इधर पुट करना है जहां पर x लिखा हुआ है। जिधर x लिखा हुआ उधर क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। यानी इधर मैं पुट कर रहा हूं x की जगह 1, तो c वैसे ही आ गया ये वाला, और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस d किसके बराबर है जी? 6 के बराबर आ गया मेरे पास। उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये d आ जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये c प्लस d इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मुझे c और d 2 वैल्यूज निकालनी है तो 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अभी एक निकली है इस कंडीशन को यूज करते हुए। अब मैं इस कंडीशन को यूज करता हूं, सेकंड वन। सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास? f ऑफ -2 किसके बराबर है जी? 10 के बराबर है जी। अब -2 पुट करना है इस x की जगह, x स्क्वायर की जगह इधर पुट करते हैं तो c वैसे ही आ गया, c वैसे ही आ गया। ठीक है, और इस x स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है? -2, सॉरी x की जगह -2, साथ में क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर प्लस d किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है। क्लियर है? जस्ट x की वैल्यू पुट की है इस फंक्शन के अंदर और कुछ भी नहीं किया। तो इसका स्क्वायर तो बनता 4 के इक्विवेलेंट, इसे कह देते हैं, सॉरी एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4c के बराबर प्लस d इज इक्वल टू 10। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मेरे पास 2 इक्वेशंस बन चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मुझे 2 अननोन नंबर्स निकालने तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका कार क्या होता है? किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है, चाहे c का चाहे d का। तो यहां पर इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है और पॉजिटिव भी हैं। अगर कोफिशिएंट सेम और पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया था वैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी 2 - 1, उधर मैंने 2 और 3 इक्वेशन रखी थी, यहां पे मैंने 1 और 2 रखी है, तो तरीकाकार सेम है जी। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ये सेकंड इक्वेशन है 4c प्लस d किसके बराबर है जी? दैट इज 10। माइनस किसको करना है? इक्वेशन नंबर 1 को। c प्लस d किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ चुका मेरे पास। जब माइनस करें तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3c आएगा, 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो फाइनली ये नीचे आके डिवाइड, तो c का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4/3। फर्स्ट आंसर आ चुका d का आंसर, सॉरी c का आंसर। अब मुझे d का भी तो निकालना है, तो d का आंसर कैसे निकलेगा? किसी एक में पुट कर दें। मैं 1 इक्वेशन में पुट कर रहा हूं c का आंसर। c का आंसर मेरे पास क्या है? दैट इज 4/3। इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इस c की जगह क्या पुट करना? 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। ये इधर आ गया माइनस 6 माइनस 4/3। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 3 या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 18 माइनस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? फाइनल 14/3 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 3.3 भी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लास्ट में हमने जो रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां हमने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं
इस चैप्टर के अंदर सेट और फंक्शन से रिलेटेड उनकी मिसलिनियस प्रॉब्लम्स है, उनके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये तो हमारे पास तो 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह जल्द मिलेगी आपको।